हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल SRG स्टडी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूपी बोर्ड क्लास 8वीं का साइंस चैप्टर नंबर 5 है सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय एवं वर्गीकरण। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यदि वीडियो पसंद आएगी तो उसको लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहेगा। जो भी प्रश्न यहाँ पे कराए जाएंगे आपकी परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी अति महत्वपूर्ण है। आइए शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांट कर लिखिए। प्रश्न नंबर पहला पूछा जा रहा है कि सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। तो दोस्तों जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन है हवा में, दूसरा ऑप्शन है पानी में, तीसरा ऑप्शन है मिट्टी में या चौथा ऑप्शन है सर्वत्र यानी सभी जगहों पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो सूक्ष्म जीव होते हैं दोस्तों वो हर जगह पाए जाते हैं यानी कि सर्वत्र, सभी जगहों पे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। सबसे पहला जो बैक्टीरिया पृथ्वी पर सबसे पहला अगर कोई जीव आया था तो बैक्टीरिया था, ठीक है, और अभी तक वो है ही। इतने करोड़ों वर्ष से अभी तक वो जिंदा है, बैक्टीरिया है। कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए लाभकारी होते हैं, कुछ हानिकारक होते हैं। जैसे कि आप लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की बात करते हैं, जीवाणु की बात करते हैं दोस्तों, तो दही का थक्का जमाने के लिए सहायक होता है यानी किण्वन में वो सहायक होता है जिससे दही बनता है। उसके लिए लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का होना अनिवार्य है। और इसी प्रकार से कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, कुछ हमारे लिए हानिकारक होते हैं, कुछ लाभदायक भी होते हैं। प्रश्न नंबर सेकेंड है, टीबी यानी तपेदिक रोग होता है। जो टीबी होता है दोस्तों ये टीबी वाला नहीं होना चाहिए, टेलीविज़न वाला नहीं है ये, इसका TBA वाला है, ठीक है, ये वाला टीबी है, बी फॉर बॉल वाला है। तो टीबी यानी तपेदिक रोग होता है किसके कारण? पहला ऑप्शन है प्रोटोजोआ के कारण, दूसरा है कवक के द्वारा, तीसरा है जीवाणु द्वारा या चौथा है सर्वत्र यानी सभी के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा यानी कि जीवाणु के द्वारा। तो दोस्तों कवक रोग टीबी होता है वो जीवाणु के द्वारा होता है और ये हमारे फेफड़े को नुकसान पहुंचाता है। इसमें लोगों की खांसी बहुत अधिक मात्रा में आती है, खांसी बंद नहीं होती है। अगला प्रश्न है, चना मटर की जड़ों की गांठों में पाए जाने वाला जीवाणु है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है राइजोबियम, दूसरा है क्लास्ट्रीडियम, तीसरा है एसेरिया कोलाई, चौथा है वायरस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ यानी कि राइजोबियम। राइजोबियम ऐसा जीवाणु होता है जो हमारे चना होते हैं यानी जो दलहनी फसलें होती हैं उनकी गांठों में पाया जाता है। दलहनी फसलों में आपके चना है, मटर है, आपकी जो दालें होती हैं, अरहर है, इन सब की जड़ों में राइजोबियम नामक का जीवाणु पाया जाता है। तो ये जीवाणु का कार्य क्या होता है दोस्तों? एक तरीके से सहजीवी होता है, ठीक है, और इसका कार्य होता है कि ये जो नाइट्रोजन होता है, जो हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन पाया जाता है, सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला गैस क्या है हमारे वायुमंडल में? वो होता है दोस्तों नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन कितने % पाया जाता है आपको पता होगा? 78% पाया जाता है। उसके बाद हमारा आता है ऑक्सीजन की मात्रा जो 21% होती है। इस 78% नाइट्रोजन को जो पेड़ पौधे होते हैं अपने पोषक तत्व के रूप में नाइट्रोजन का लेते हैं, लेकिन वो डायरेक्टली नाइट्रोजन ना लेकर के उसको नाइट्रेट के फॉर्म में लेते हैं। किसके फॉर्म में? नाइट्रेट के फॉर्म में लेते हैं। ये नाइट्रेट फॉर्म में लेते हैं, इसके लिए क्या करना होता है? इनका ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। स्थिरीकरण यानी कि नाइट्रिफिकेशन इंग्लिश में कहते हैं। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण या आपका नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित करते हैं और फिर पेड़ पौधे इसको अपने खनिज लवण के रूप में, अपने पोषक तत्व के रूप में ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता क्या दोस्त है, क्या चीज़ होता है? पहला ऑप्शन है कवक है, दूसरा है शैवाल है, तीसरा है प्रोटोजोआ है, जीवाणु है और चौथा ऑप्शन है प्रोटोजोआ। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा जो कुकुरमुत्ता होता है एक कवक होता है। और आपका एक जो मशरूम भी होता है वो भी इसी प्रकार का होता है, वो भी आपका कवक है दोस्तों। मशरूम खाने वाला होता है। एक होता है एक जो उसमें जहरीला होता है एनामीटा होता है। एनामीटा नाम का एक
मशरूम, इसमें दो प्रकार के मशरूम पाए जाते हैं। एक खाने वाला होता है, उसका नाम फ़िलहाल हमको नहीं याद आ रहा है अभी इस प्रेजेंट टाइम में, लेकिन जो हमारे लिए जहरीला मशरूम होता है वो होता है अनामीटा, ठीक है। ये अगर आप खा लेंगे तो तुरंत आप मर जाएंगे। तो दोस्तों कुकुरमुत्ता क्या होता है? एक कवक है। अगला प्रश्न है, पेचिश रोग होता है। पेचिश रोग किसके कारण होता है? पहला ऑप्शन है अमीबा के द्वारा, दूसरा है पैरामीशियम के द्वारा, तीसरा है एंट अमीबा के द्वारा, चौथा है प्लाज्मोडियम द्वारा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको ध्यान में रखना है जो पेचिश रोग होता है वो एंट अमीबा के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? एंट अमीबा के द्वारा होता है। प्रश्न नंबर सेकंड है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। प्रश्न नंबर का में पूछा जा रहा है कि सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए खाली स्थान की आवश्यकता होती है। तो सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है दोस्तों? लिखेंगे सूक्ष्मदर्शी से। सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता से हम सूक्ष्म जीवों को देख सकते हैं। दूसरा है जीवाणु द्वारा नींबू के पौधों में खाली स्थान नामक रोग हो जाता है। जो जीवाणु होते हैं, उस जो नींबू के पौधे होते हैं उसमें कौन सा रोग का जन्म देते हैं? उसका नाम होता है कैंकर। एक कैंकर नामक रोग होता है, किसमें होता है? नींबू के पौधे में होता है। किसकी वजह से होता है? ये जीवाणु की वजह से होता है। अगला है, प्रथम प्रतिजैवी दवा कौन सी थी? तो दोस्तों प्रथम प्रतिजैवी दवा का नाम है पेनिसिलिन, और इसकी खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। प्रथम प्रतिजैवी दवा का नाम है पेनिसिलिन और इसकी खोज की थी किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट प्रश्न है, डेंगू रोग खाली स्थान मच्छर के काटने से होता है। तो दोस्तों डेंगू रोग किसके कारण होता है? तो आप लिखेंगे टाइगर या एडिस इजिप्ट नामक मच्छर जो होता है, एडिस इजिप्ट नामक का जो मच्छर है उसके कारण काटने से आपको डेंगू रोग होता है। हैजा रोग दूषित खाली स्थान से फैलता है। तो जो होता है दोस्तों हैजा रोग होता है किसकी वजह से फैलता है? ये हम अगर दूषित जल या भोजन करते हैं तो इससे हमें हैजा रोग हो जाता है। राइजोबियम जीवाणु खाली स्थान का स्थिरीकरण करते हैं। तो हमने पहले ही बता दिया था, नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन का नाइट्रेट के रूप में ये स्थिरीकरण करते हैं, या इसको हम इंग्लिश में कहते हैं नाइट्रिफिकेशन करना। तो राइजोबियम क्या करते हैं? राइजोबियम जो जीवाणु होते हैं नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। इसके फलस्वरूप जो पौधे होते हैं अपना पोषण जो होते हैं यहाँ से ग्रहण करते हैं, खनिज लवण और पोषण। और पेड़ पौधों में दो शब्द और आते हैं, एक फ्लोएम होता है, एक फ्लोएम आप याद कर लीजिएगा और एक जाइलम याद कर लीजिएगा, ठीक है। इनका कार्य क्या होता है जाइलम और फ्लोएम का? ये क्या कहते हैं? पेड़ पौधों को भोजन, मतलब पूरे पेड़ पौधों में भोजन को पहुंचाने का कार्य क्या करते हैं? भोजन का संवहन करने का कार्य किसका होता है? फ्लोएम का होता है। और जल का संवहन करने का, संवहन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य किसका होता है? वो जाइलम का होता है। जल मतलब जाइलम हो गया, फ्लोएम मतलब को फूड से समझ लीजिएगा, फूड मतलब भोजन, ठीक है। इस प्रकार से इसको याद कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर थर्ड है, सही कथन के आगे सही का निशान लगाइए और तथा गलत कथन के आगे गलत का निशान लगाइए। इसमें पहला कथन पूछा जा रहा है कि सभी सूक्ष्मजीव हानिकारक होते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है, हमने पहले ही समझा दिया था। सभी जीव हमारे लिए हानिकारक नहीं होते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो हमारे लिए लाभकारी होते हैं, जैसे कि आपने दही बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? लैक्टोबैसिलस से नामक जीवाणु की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से कुछ आपके ब्रेड और बनाने के लिए ईस्ट की आवश्यकता होती है। तो कहीं ना कहीं ये ऑप्शन गलत हो जाना है। अगला पॉइंट है, विषाणु जनित रोगों के उपचार में प्रतिजैवी दवाओं का प्रयोग किया जाता है। तो बिल्कुल सही है, जो विषाणु जनित रोग होते हैं उनके लिए हम किस दवा का प्रयोग करते हैं? प्रतिजैविक दवाओं का प्रयोग करते हैं। अगला है, मार्केला यानी गुच्छी नामक कवक का उपयोग भोजन के रूप में होता है। ये बात बिल्कुल सही है। पोलियो का टीका ड्राप के रूप में पिलाया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है, आप अभी तक पोलियो का ड्राप पीते ही आए, दो बहुत ज़िंदगी की। अगला है, चेचक एवं संक्रामक। चेचक एक संक्रामक रोग है, बिल्कुल सही है। चेचक हमारा क्या होता है? संक्रामक रोग, यानी एक रोगी से दूसरे रोगी को फैलना ही क्या कहलाता है? संक्रामक रोग, या इसको हम कहते हैं वायरस कहते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 है, स्तंभ का को स्तंभ खा से सुमेलित कीजिए। तो स्तंभ का में इधर आपको देखने को मिल रहा होगा मलेरिया है, एड्स है, टाइफाइड है, दाद है। किसकी वजह से होता है? ये सब हमारे
रोग है और इसका कारण है, किसकी वजह से होता है। तो आइए मिलान करते हैं हम लोग। तो मलेरिया किसकी वजह से होता है, तो प्रोटोजोआ के कारण। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, प्रोटोजोआ आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। प्रोटोजोआ के कारण हमारा जो होता है मलेरिया होता है। ये मच्छर के काटने से होता है, आपको ये भी ध्यान में रखना है। प्रोटोजोआ के कारण मलेरिया होता है। सेकंड है एड्स। एड्स का कारण क्या है दोस्तों, एड्स किसकी वजह से फैलता है, ये विषाणु की वजह से फैलता है। इसका HIV उसका फुल फॉर्म, इसका HIV कह सकते हैं। एड्स का फुल फॉर्म होता है दोस्तों एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, जबकि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है आपका HIV का फुल फॉर्म होता है। तो एड्स का अगर आपसे एग्जाम में एड्स से आपका अगर पूछ लिया फुल फॉर्म क्या होता है तो आप बताएंगे एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है। और 1 दिसंबर को एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल 1 दिसंबर को एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है टाइफाइड। टाइफाइड किसकी वजह से होता है दोस्तों, तो ये होता है हमारे जीवाणु की वजह से होता है, और दाद हमारा होता है कवक की वजह से। जो टाइफाइड होता है दोस्तों ये हमारे शरीर के आंतों को प्रभावित करता है, और ये भी हमारा जो टाइफाइड जो बुखार होता है ये भी आपके दूषित भोजन या जल के करने से ही इस प्रकार से हमारा आंत प्रभावित होता है, जिससे हमें फीवर आने लगता है और सर दर्द भारी काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है सर में। प्रश्न नंबर 5 है सूक्ष्म जीवों का आर्थिक महत्व बताएं। दोस्तों जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जीवाणु जो होते हैं, उनका आर्थिक महत्व क्या होता है इसके बारे में आपको लिखना है। तो उत्तर में लिखेंगे सूक्ष्म जीवों का आर्थिक महत्व निम्नलिखित है। पहला तो कृषि में हम देखते हैं तो क्या करते हैं सूक्ष्म जीव, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणुओं द्वारा होता है। दूसरा है मृत पौधों एवं जंतुओं के सड़ने में भी सहायक होते हैं। तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं दोस्तों, पहला तो कार्य इनका है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, ये राइजोबियम नामक जीवाणु के द्वारा होता है। और दूसरा कार्य क्या है, जो मृत पौधे होते हैं, जंतु होते हैं, उनके सड़ने में ये सहायक होते हैं। कौन होते हैं, सूक्ष्म जीव सहायक होते हैं। सेकेंड हम देखते हैं डेयरी में क्या होता है, दही जमाने में लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया की आवश्यकता होती है, तो ये हमारे डेयरी फार्म में भी आर्थिक रूप से सहायक होते हैं। थर्ड पॉइंट है औद्योगिक महत्व। औद्योगिक महत्व में देखते हैं तो सिरका का निर्माण होता है। विनेगर जो हमारा होता है दोस्तों, सिरका जो होता है उसका किण्वन होता है, फर्मेंटेशन होता है, उसमें भी हमारे जीवाणुओं की आवश्यकता होती है, छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों की आवश्यकता होती है, जिसकी वजह से सिरके का निर्माण होता है। अगला पॉइंट है चाय के उद्योग में। इसी प्रकार से चाय के उद्योग में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। पॉइंट नंबर 4 है विविध यानी अन्य जगहों पे जीवाणु कार्बनिक मल पदार्थों जैसे गोबर, मल व पेड़ पौधों की सड़ी गली पत्तियों को खाकर ह्यूमस में बदलता है। ह्यूमस में बदलने का मतलब कि उसको खाद के रूप में परिवर्तित कर देता है। प्रश्न नंबर 6 है प्रतिजैविक दवाएं किसे कहते हैं, इनका उपयोग है, क्या इनका उपयोग है, उत्तर लिखना है। उत्तर में लिखेंगे सूक्ष्म जीवों द्वारा अनेक प्रतिजैविक दवाइयाँ बनाई जाती हैं। प्रतिजैविक दवाएं वे दवाएं हैं जो रोग फैलाने वाले जीवाणुओं के प्रतिरोध में उपयुक्त होती हैं और शरीर में पहुंचते ही इन रोगाणुओं को नष्ट कर देती हैं। उपयोग लिखते हैं, उपयोग में लिखेंगे प्रतिजैविक दवाओं का उपयोग सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले अनेक रोग जैसे टीबी, हैजा, टाइफाइड, निमोनिया आदि के उपचार में किया जाता है। प्रश्न नंबर 7 है टीकाकरण किसे कहते हैं। उत्तर में लिखेंगे किसी बीमार के विरुद्ध प्रतिरोधात्मक क्षमता विकसित करने के लिए जो दवा खिलाई या पिलाई या किसी अन्य के रूप में दी जाती है उसे टीकाकरण कहते हैं। किसी बीमारी के विरुद्ध आपको क्या करना है, प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए जो दवाई खिलाई जाती हैं या पिलाई जाती है या कोई इंजेक्शन दिया जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं, टीकाकरण कहते हैं। क्योंकि आज प्रेजेंट टाइम में आपने देखा था कुछ समय 2 साल पहले कोरोना नामक वायरस का बहुत ही ज़्यादा प्रकोप हुआ था, पूरा विश्व ठप हो गया था और इसमें देखे थे तो इस पर कई वैक्सीन बनी और ये वैक्सीन जो होता है इसको इंग्लिश में हिंदी में टीका बोलते हैं और इंग्लिश में वैक्सीन बोलते हैं, ठीक है। और ये वैक्सीन का इस्तेमाल हम या तो हम दवा के रूप में कर सकते थे या तो हम इंजेक्शन के रूप में कर सकते थे। तो या तो हम इंजेक्शन के रूप में इसको लें या तो हम दवा के रूप में लें, ये हमारा टीकाकरण कहलाता है।
किसी भी विरोध और क्या करता है वो उसको पूरी तरीके से मारता नहीं है, उसके प्रति वो प्रतिजैवी उत्पन्न करता है। हमारे शरीर में उसी प्रकार के जीवाणु को अंदर डाला जाता है, लेकिन कम मात्रा में डाला जाता है, और हमारा शरीर फिर उससे लड़ करके उसके प्रति प्रतिजैवी बना लेता है, एंटीबायोटिक बना लेता है, और फिर यदि हमारे शरीर में इस प्रकार से कोई चीज़ें आती हैं तो उसको आसानी से वो नष्ट कर देता है। प्रश्न नंबर 8 है, सूक्ष्मजीवों से होने वाली बीमारियों तथा उनसे बचाव के तरीके बताएं। उत्तर में लिखेंगे, सूक्ष्मजीवों से होने वाली बीमारियां तथा उनके बचाव के तरीके। जंतुओं की भांति पौधों में भी सूक्ष्मजीवों द्वारा अनेक रोग हो जाते हैं, जैसे कि गेहूं की गेरुई, ये किसकी वजह से होता है? ये कवक द्वारा होता है। गेहूं का कंडुआ रोग, ये भी कवक के द्वारा होता है। नींबू का कैंकर रोग एक जीवाणु द्वारा होता है। एग्जाम में पूछा भी गया है, तो आप ध्यान में रखेंगे जो गेहूं में गेरुई रोग होता है दोस्तों, गेरुई रोग किसके कारण होता है? वो कवक के द्वारा होता है। और गेहूं में जो कंडुआ रोग होता है ना, वो आपका कवक की वजह से भी होता है। जो नींबू में कैंकर रोग होता है किसकी वजह से होता है? जीवाणु की वजह से होता है। क्वेश्चन में इस प्रकार से पूछा जाता है, गेहूं में ये जो गेरुई रोग है किसमें पाया, किन फसलों में लगता है? तो आप गेहूं में बताएंगे। या पूछ सकता है जो गेरुई रोग है किसकी वजह से होता है? तो आप बताएंगे कवक के द्वारा। उसी प्रकार से गेहूं में बताएंगे कि जो कंडुआ रोग है किसमें फैलता है, किस फसलों में होता है? तो आप बता सकते हैं गेहूं में। या इस प्रकार से पूछ सकता है कंडुआ रोग किसकी वजह से होता है, तो आप बताएंगे आप कवक के द्वारा होता है। इसी प्रकार से नींबू में जो कैंकर रोग होता है किसकी वजह से होता है? जीवाणु के द्वारा होता है। अब उनके बचाव के तरीके हैं। उनके बचाव के तरीके क्या है दोस्तों? मलेरिया, डेंगू, उनसे बचाव के तरीके। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जापानी मस्तिष्क ज्वर, जापानी इंसेफ्लाइटिस एवं एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम AES बीमारी से बचने हेतु मच्छर रोधी दवाओं का प्रयोग करें एवं गड्ढों, खेतों में नमी की खली का प्रयोग करें। शरीर को अधिक ढक कर रखें। घर के आसपास गंदा पानी ना इकट्ठा होने दें। शुद्ध जल का प्रयोग करके तथा रोग वाहक जैसे मक्खी मच्छर से बचाव और स्वच्छता की आदतों को अपना करके हम हैजा, अमातिसार, पेचिस, पीलिया आदि रोगों से ग्रसित होने से बच सकते हैं। पॉइंट नंबर 5 है, व्यक्तिगत स्वच्छता जैसे कि स्नान, शरीर की सफाई, हाथ को साबुन से धोना, खांसी आदि पर लोगों का मुंह पर रुमाल रखना आदि। और इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पे यदि नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।